सावित्री रात को रसोई में खाना बना रही थी। तभी रसोई की खिड़की से घर में एक नागिन घुस गई। सावित्री उसको देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे बचाओ बचाओ, नागिन! अरे कोई तो आओ, घर में नागिन घुस आई है। हप्पड़ टप्पड़ में सावित्री ने नागिन को बर्तन से मारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नागिन फिर से खिड़की से वापस निकल गई और फिर से किसी कमरे की खिड़की से घर में आ गई और घर में आकर एक औरत का रूप ले लिया। अरे यार, गलती से रसोई में घुस गई। आज माँ जी मुझे बर्तन से मार ही देती। ये नागिन कोई और नहीं बल्कि सावित्री की बहू है, जिसका नाम आरती है। ये एक इच्छाधारी नागिन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। सावित्री अभी भी रसोई में खड़ी होकर चिल्ला रही थी। अरे सांप सांप, घर में सांप! अरे माँ जी तो अभी भी सदमे में है, मुझे जाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहकर आरती भागते हुए सावित्री के पास रसोई में जाती है और कहती है, बहू, अभी घर में सांप घुस आया था, मैंने किसी भी तरह उसे भगा दिया। बाप रे, कितना लंबा सांप था। माँ जी आपने बहुत अच्छा किया, क्या पता वो यहाँ गलती से आ गया हो। तो ऐसे कह रही हो जैसे सांप तेरा दोस्त है। आरती मन में हंसते हुए कहती है। अरे माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं ही वो सांप हूँ। जब आरती छोटी थी तो उसके साथ एक हादसा हुआ था। एक दिन वो खेलते खेलते जंगल में पहुँच गई थी और उसने खेलते खेलते एक सांप पर पैर रख दिया था और तभी उस सांप ने आरती के पैर में काट लिया था। आरती वहीं पर बेहोश हो गई। उधर आरती को ढूंढते हुए उसके माता पिता जंगल में पहुंच गए। आरती के माता पिता देखते हैं कि आरती के मुंह से सफेद झाग बह रहा है। हाय, ये क्या हुआ? ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगी? मेरी तो एक ही लड़की है और वो भी। अरे भाग्यवान, हम इसको अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। उसके बाद आरती के माता पिता आरती को अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर आरती को देखता है और कहता है, मुझे आपको कहते हुए बहुत खराब लग रहा है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी मर नहीं सकती। आप कुछ तो कीजिए डॉक्टर। देखिए, हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं। अब तो कोई चमत्कार ही आपकी बेटी को बचा सकता है। आई एम सॉरी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो। हमारी एक ही बच्ची है और उसको भी आपने हमसे छीन लिया। लेकिन इन सबको नहीं पता था कि थोड़ी देर में चमत्कार होने ही वाला है। आरती की आत्मा सीधा नागराज के पास गई। जैसे ही नागराज ने आरती की आत्मा को देखा तो वो चौंक गए और जिस सांप ने आरती को काटा था उस सांप को अपने पास बुलाया और बोले, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है आरती एक मकसद से पृथ्वी पर गई थी। उसे नागराज्य की ओर से बदला लेना था। हमारे साथ जो हुआ था उसे तुम भूल गए हो क्या? मुझे माफ कर दीजिए नागराज, आप आरती को भेज दीजिए और मेरे प्राण ले लीजिए। आरती, तुम अपना मकसद मत भूलना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर आरती की आत्मा फिर से अपने शरीर में आ जाती है। फिर से आरती की सांसें चलने लग जाती है। वो सब देखकर डॉक्टर हैरान रह जाता है और कहता है, हे भगवान, आपकी कृपा, ऐसे चमत्कार तो मैंने कभी नहीं देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की सांसें वापस आ गई। आरती के माँ बाप बहुत खुश हो गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से आरती और चुपचाप सी हो गई थी। इतने दिनों से उसे अपने पिछले जन्म के बारे में याद नहीं था, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। असल में पिछले जन्म में आरती एक नागिन थी। आरती नाग राज्य में बड़ी खुशी से रहती थी। नाग राज्य में सभी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन एक सपेरे की नाग राज्य पर नजर पड़ गई। सपेरे के पास बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बीन थी, जिससे वो एक एक करके सभी नागराज्यों के नागों को अपने वश में कर लेता है। आरती और नागराज मिलकर दोनों सपेरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नाकाम हो जाते हैं और आरती की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नागराज बच जाते हैं। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। सपेरे, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। कुछ दिन बीतने के बाद सपेरे का देहांत हो जाता है, लेकिन पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हो जाता है, वो भी एक ज्योतिष के रूप में। नागराज ने भी आरती को एक इंसान के रूप में धरती पर भेजा था। ये सब आरती को याद आ गया था। मुझे अपना मकसद पूरा करना है, कैसे भी करके मुझे उस सपेरे को मारकर सबका बदला लेना है।
उस दिन के बाद से आरती जब चाहती थी तब नागिन बन जाती थी। थोड़े साल बीत जाते हैं। अब आरती बड़ी हो चुकी थी। उसके माता पिता शादी का जिक्र चलाने लगे, लेकिन आरती एक के बाद एक लड़के ठुकरा रही थी। बेटी, तुझे क्या हुआ है? तुझे कोई भी लड़का पसंद क्यों नहीं आ रहा? मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है माँ। मुझे उस काम पर पूरा ध्यान लगाना है और मुझे ध्यान लगाने दीजिए। शादी तो बाद में भी हो जाएगी। बेटी, तू क्या कह रही है? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कल बहुत दूर से तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कल शाम को तैयार रहना। अगले दिन शाम को आरती तैयार हो जाती है। उसने सोचा हुआ था कि वो इस रिश्ते को भी ठुकरा देगी, लेकिन तभी उसके सामने जो आकर बैठा उसे देखकर आरती के होश उड़ गए और वो मन ही मन बोली, अरे ये तो वही ज्योतिष है जिससे मेरे को बदला लेना है। ये पिछले जन्म में सपेरा था। ज्योतिष का नाम अशोक प्रसाद था और वो लड़के का मामा लगता है। अशोक प्रसाद और लड़के की माँ सावित्री को आरती बहुत पसंद आई, लेकिन आज वो लड़का नहीं आया था जिससे आरती की शादी तय होनी थी। लेकिन फिर भी आरती लड़के को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर देती है। अरे आज तो आरती ने बिना लड़के को देखे ही हाँ कर दी। अब तो हमारी बेटी की शादी होगी। अगले महीने महेश के साथ आरती की शादी हो जाती है। आरती ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन अशोक प्रसाद आरती के ससुराल घूमने आए। बहू, घर में मामा जी आए हैं, उनके लिए चाय ले आओ। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर वो चाय बनाने चली गई और चाय बनाने के बाद उसने अपनी जीभ से चाय में जहर मिला दिया। लेकिन अशोक प्रसाद उस चाय को देखते ही समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इस चाय में कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। अशोक प्रसाद ने तुरंत ही चाय पीने से मना कर दिया। आरती को भी समझ में आ गया कि ऐसे बात नहीं बनेगी। अशोक प्रसाद अपने घर चला गया और आग जलाकर यज्ञ करने बैठ गया। हे काली मायावी शक्तियाँ, मुझे बताओ कि उस लड़की से मेरा क्या संबंध है। तभी उस आग में से एक दृश्य उभर आया, जिसे देखकर अशोक प्रसाद सब कुछ समझ गया। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैंने अपने भांजे की शादी उस लड़की से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस गलती को सुधारना होगा। मुझे उस लड़की को कैसे भी करके मारना होगा। रात हो गई थी। आरती अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। महेश भी घर पर नहीं था। इसी चीज का मौका देखकर आरती नागिन में बदल जाती है और जंगल में जाकर नागराज को बुलाती है। नागराज आरती से बोले, आरती, उस शैतान को सब कुछ पता चल गया है। अब वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। धन्यवाद नागराज, मैं बहुत जल्दी शैतान से बदला लूंगी। ऐसा कहकर आरती घर लौट आई और गलती से रसोई में घुस गई। सावित्री को भूख लगी थी, इसलिए वो रसोई में खाना बना रही थी। सावित्री ने डर के मारे आरती पर बर्तन मारना शुरू कर दिए थे, इसलिए वो जल्दी से नीचे वाले कमरे की खिड़की से कमरे में चली जाती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है और तुरंत ही रसोई में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अशोक प्रसाद आ जाता है और सावित्री से कहता है, दीदी, आप इस लड़की से सावधान रहो। ये लड़की नागिन है। ये तो क्या कह रहा है? दीदी, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ऐसा कहकर अशोक प्रसाद आरती के ऊपर कुछ पानी जैसा छिड़क देता है और आरती तुरंत ही नागिन में बदल जाती है और कहती है, अब तेरा खेल खत्म सपेरे। हा 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 हा, मैं इस जन्म में सपेरा नहीं बना तो क्या हुआ। ये मत सोचना कि मुझे पिछले जन्म का मंत्र याद नहीं है। मैं अब भी तुझे वश में कर सकता हूँ। आरती को डर लगने लगा, लेकिन तभी उसने नागराज को बुला लिया। जैसे ही नागराज ने अशोक पर हमला किया, वैसे ही अशोक ने मंत्र पढ़कर नागराज को अपने वश में कर लिया। नागराज को वश में करते समय अशोक का ध्यान आरती पर नहीं था। उसी मौके का फायदा उठाते हुए आरती ने अशोक के पैर में डस लिया। अरे ये क्या हुआ? अगले ही पल अशोक की मृत्यु हो गई। नागराज भी ठीक हो गए। उनका बदला पूरा हो गया। उसके बाद अशोक प्रसाद ने पिछले जन्म में जिन जिन सांपों की हत्या की थी, वो सब भी जिंदा हो गए। आरती भी सांपों की दुनिया में वापस लौट गई। फिर से नागराज्य वापस बस गया और आरती नागराज्य में हंसी खुशी रहने लगी। माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मायरा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी।
एक दिन अचानक मायरा की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसके पापा उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है ना? आपकी वाइफ को टाइफाइड हो गया है, इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक इनका इलाज ऐसे हॉस्पिटल में चलेगा। वैसे टाइफाइड बहुत डेंजर लेवल पर है और इनकी हालत भी बहुत नाजुक है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मायरा के पापा उदास हो जाते हैं। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में मायरा की मम्मी का इलाज चलता है, लेकिन आखिरकार हॉस्पिटल में ही उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर मायरा बहुत रोती है। अपनी बीवी के मौत के बाद राघव अकेले ही अपना बिजनेस संभालता था और साथ ही अपनी बेटी को भी। राघव रोज सुबह जल्दी उठकर मायरा के लंच के लिए खाना बनाता था और उसे स्कूल तैयार करके भेजता था। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। तभी एक दिन राघव की बहन पूजा आती है और उसे कहती है, भैया आप कब तक अकेले घर का काम और बाहर का काम संभालते रहोगे? मैं तो कहती हूँ मायरा के लिए दूसरी शादी कर लो, अभी वो छोटी है, उसे माँ की सख्त जरूरत है। लेकिन पूजा, मेरे से कौन शादी करना चाहेगी? मेरी एक दोस्त है, कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो और उसकी बेटी अकेली ही जैसे तैसे रह रही है। मैं तो कहती हूँ आप उसी से शादी कर लो, अपनी बेटी के साथ साथ वो मायरा का भी ख्याल रखेगी। चल ठीक है, तू उससे बात कर ले। पूजा अपने घर जाती है और अपनी दोस्त को ये सारी बात बताती है। उसकी दोस्त भी राघव के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। एक हफ्ते बाद पूजा की दोस्त मीनाक्षी की शादी राघव से हो जाती है। मीनाक्षी अपनी बेटी शिविका को लेकर राघव के घर आ जाती है। मीनाक्षी, तुम्हें पूजा ने मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी मायरा के लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दो। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मायरा को अपनी बेटी शिविका जितना बराबर प्यार दूंगी। चलो मैं तुम दोनों को मायरा से मिलवाता हूँ। राघव शिविका और मीनाक्षी को मायरा के पास लेकर जाता है। दोनों को देखकर मायरा बोलती है, पापा ये दोनों कौन है? मायरा, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बहन। आज से तुम्हें अकेले और उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी नई माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ये सुनकर मायरा खुश हो जाती है। कुछ दिन तक तो मीनाक्षी मायरा को बहुत प्यार करती थी और उसकी एक एक इच्छा पूरी करती थी, लेकिन उसकी बेटी शिविका को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था और वो मायरा से जलने लगी थी। एक दिन शिविका मीनाक्षी से कहती है, मम्मी आजकल मैं देख रही हूँ आप अपनी सौतेली बेटी को बहुत प्यार करती हो, मेरे ऊपर तो आपका जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है। अरे नहीं बेटा, तू गलत सोच रही है, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। मेरे लिए? लेकिन कैसे? आप मुझे अच्छे से समझाओ। तू तो देख ही रही होगी इसके बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। मायरा की अच्छी मम्मी बनकर मैं इसके बाप का दिल जीत लूंगी और उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मैं दोनों बाप बेटी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिविका खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद राघव अपने बिजनेस के काम से देहरादून चला जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन मायरा खेल रही होती है, तभी मीनाक्षी उसके पास जाती है और बोलती है, क्या कर रही है ये? मैं खेल रही हूँ मम्मी, लेकिन आप मुझसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना छोड़ और चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धो। बर्तन धोने के बाद तुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे तो बर्तन धोना आता ही नहीं है। मुझे तो घर का एक भी काम नहीं आता। काम नहीं आती है तो सीख ले, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनाक्षी को हुआ क्या, लेकिन फिर भी मीनाक्षी के डर से वो घर के कामों में लग जाती है। उस दिन मायरा घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मीनाक्षी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये सब देखकर मायरा बोलती है, मम्मी मैं आपकी शिकायत पापा से करूंगी। मैं पापा को आपके बारे में एक एक बात बताऊंगी। देख रही हो ना मम्मी कैसे जुबान चल रही है इसकी। आपने इसको सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए सरेआम ये आपको धमकी दे रही है।
मीनाक्षी मायरा को एक तमाचा लगा देती है और बोलती है, जा, जिसको शिकायत करना है कर, और हाँ, जब शिकायत करेगी तो ये भी बोल दियो कि मैंने तेरे को मारा है। देखती हूँ तेरा बाप मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर मायरा को बहुत तंग करती थी और छोटी छोटी बात पर मार दिया करते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और मायरा का बर्थडे आ जाता है। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पिछले साल मम्मी ने जो मुझे ड्रेस दी थी मैं वही पहनूंगी। वैसे भी वो वाली ड्रेस मेरी फेवरेट है। इतना बोलकर मायरा जल्दी से अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। मायरा तैयार होकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। शिविका, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, तो इसमें हम क्या करें? हमें क्यों बता रही है आके? चल निकल यहाँ से। वैसे तेरी ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे ये ड्रेस चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दूंगी। चुप कर, मेरी बेटी को ये ड्रेस अच्छी लगी है तो चुपचाप से इसे दे दे। प्यार से मान जा, वरना जबरदस्ती तुझे पीट कर ले लेंगे। चाहे कुछ भी हो, मैं ये ड्रेस नहीं देने वाली। मायरा के इतना कहते ही दोनों माँ बेटी मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसे ड्रेस छीन लेते हैं। मायरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। मम्मी, आपकी आखिरी निशानी के रूप में मेरे पास वही ड्रेस थी, लेकिन वो भी इन दोनों माँ बेटी ने मेरे से छीन ली। तभी अचानक मायरा की मम्मी की तस्वीर से आवाज आती है। मेरी प्यारी बिटिया, तुम परेशान मत हो। मैं सब कुछ देख रही हूँ कि कैसे ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें तंग कर रही हैं। मम्मी, अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाती तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। मायरा, मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। बेशक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरी अलमारी में एक लहंगा रखा हुआ है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर मायरा तुरंत उनके अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक लहंगा मिलता है। मेरी बच्ची, तुम्हारी दादी गांव की सबसे बड़ी जादूगरनी थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये लहंगा दिया था। अब ये लहंगा तुम्हारा हुआ और ये तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। हे जादुई लहंगा, दोनों माँ बेटी को सबक सिखाओ और हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करना। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ते हुए मीनाक्षी के कमरे में जाती है। कमरे में जाकर जादुई लहंगा डंडे निकालती है और दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। अरे माँ, ये लहंगा हवा में कैसे उड़ सकती है? और ये तो हमारी पिटाई भी कर रही है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हुआ। प्लीज हमें मत मारो। दोनों माँ बेटी बहुत रोते हैं। तभी मायरा को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो बोलती है, जादुई लहंगा, माफ कर दो इन दोनों को। मायरा के कहने पर जादुई लहंगा दोनों की पिटाई नहीं करती है। उसके बाद जादुई लहंगे में से आवाज आती है। मीनाक्षी और शिविका, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर कभी भी मायरा को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। जादुई लहंगे की ये चेतावनी सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कभी भी मायरा को परेशान नहीं करती थी। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी मिलकर घर के सारे काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा को जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो जादुई लहंगे से ले लेती थी। इस तरह मायरा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।